डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, निंदक नियरे राखिए जैसी बातें शायद सरकारों को मुफीद नहीं लगती, इसीलिए वे हमेशा अपने पास ऐसा औजार रखना चाहती हैं जिससे विरोध के स्वरों को दबाने का काम होता रहे। भारतीय दंड संहिता में अंग्रेजों ने धारा 124 का प्रावधान भी अपने विरोधियों को कुचलने के लिए किया था। तब अंग्रेजों ने इस प्रावधान का अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया, तो अब सरकारें करने लगी हैं। राजद्रोह से जुड़े इस कानूनी प्रावधान का जब जब भी इस्तेमाल हुआ है, राज्यों के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने सरकारों को इसके बेजा इस्तेमाल को लेकर नसीहत ही दी है। ताज़ा मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 तेलुगु चैनलों के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा है कि सरकार की आलोचना करना जुर्म नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है जब राजद्रोह की सीमा को तय किया जाए। तेलुगु चैनलों ने सत्तारूढ़ पार्टी के बागी सांसद के कथित रूप से आपत्तिजनक भाषण का प्रसारण किया था। सरकार ने सांसद व चैनलों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि सरकार की आलोचना या प्रशासन के खिलाफ टिप्पणी मात्र से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बन सकता। विधि आयोग तक आईपीसी की धारा 124 की समीक्षा की बात कह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पर इस धारा के दुरुपयोग को लेकर आवाज़ें उठी हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि विपक्ष में रहते हुए इस प्रावधान का तमाम दल विरोध करते हैं और सत्ता में आते ही यह उनको अच्छा लगने लगता है। किसी की बोलती बंद करने के लिए कानून के इस प्रावधान का सरकारों ने कई बार इस्तेमाल किया है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ भी 2 साल पहले ही केंद्र सरकार ने यह कहते हुए कानून के इस प्रावधान को खत्म करने से इनकार कर दिया था कि राष्ट्र विरोधी और पृथकतावादी ताकतों से निपटने के लिए इसकी ज़रूरत है। बेशक देश विरोधी वक्तव्य या कृत्य के लिए कठोर सज़ा होनी ही चाहिए, लेकिन राजद्रोह अथवा देशद्रोह को ठीक से परिभाषित करने का वक्त आ गया है। महज विरोध के स्वर कुचलने के लिए इस प्रावधान का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। ज़रूरत इस बात की भी है कि अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार को संरक्षित किया जाए। आम आदमी से लेकर मीडिया तक के लिए या तो ऐसे प्रावधान खत्म ही कर दिए जाएं या ऐसा करना संभव न हो तो इनका दुरुपयोग नहीं हो सके, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। पाई पैराचेंज 1 साल से अधिक समय से हम कोविड-19 के
खतरे में जी रहे हैं। व्यापार भी सामान्य नहीं रह गया है। नवंबर-दिसंबर 2020 के आसपास पहली बार थोड़ी राहत के बाद हेल्थ केयर और फार्मा व्यवसाय खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने इसे और अधिक चुनौतियों में धकेल दिया। दूसरी लहर ने तबाही मचाई है और संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को ध्वस्त करते हुए भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 180 मौत का आंकड़ा पार कर दिया है। विशेषज्ञ तीसरी लहर का भी दावा कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो सवाल यह है कि व्यापार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन कैसा होगा। क्या हम वास्तव में नए सामाजिक और व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तैयार हैं? क्या सरकार व्यापार संगठनों को भारी नुकसान से निपटने में मदद करेगी? क्या रोजगार से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? विशेष रूप से कैसे फार्मा कंपनियां मौजूदा व्यवसाय मॉडल से नए डिजिटल व्यवसाय मॉडल को अपना पाएंगी? एमएनसी फार्मा दिग्गजों को छोड़कर क्या दूसरी फार्मा कंपनियों का शीर्ष नेतृत्व डिजिटल चुनौतियों से निपटने में सक्षम है? आज फार्मास्यूटिकल कंपनियां के सामने बड़ी चुनौती उनकी अपनी डोमेन कंपनियां भी हैं। साथ ही पहले से ही तकनीक से संचालित कंपनियां मौजूद हैं। इन कंपनियों के पास पहले से ही मजबूत ग्राहक डेटा और विवरण के साथ एक रेडीमेड नेटवर्क है, जिसमें चिकित्सक और रोगी दोनों शामिल हैं। इसलिए उनके लिए वांछित समाधान प्रदान करना बहुत आसान है। इन तकनीक संचालित कंपनियों ने पहले ही बीमारी से कल्याण की ओर बदलाव किया है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां आज तक बीमारी पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और एक बीमार व्यक्ति को अपना ग्राहक मान रही हैं, लेकिन ये टेक संचालित कंपनियां किसी भी बीमारी के बारे में बात नहीं करती हैं, लेकिन वे फिटनेस और स्वस्थ रहने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस लिहाज से संपूर्ण मानव समाज अब उनका ग्राहक है। अब इसे परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, जहां एक छोटे प्रतिशत या आबादी के एक अंश से आप एक बड़े वर्ग को लक्षित करना शुरू करते हैं, तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। जब आप बड़े वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो पारंपरिक व्यापार मॉडल काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता होगी जो लाखों और करोड़ों ग्राहकों तक पहुंचने का माध्यम बन सके, और यह अवसर डिजिटल प्लेटफॉर्म ही देता है। पाई पैराचेंज चिकित्सकों तक पहुंचने के लिए भी फार्मा कंपनियों को डिजिटल मार्ग अपनाना होगा, क्योंकि चिकित्सक डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक बेहतर विकल्प मान रहे हैं। वर्तमान में कुछ बड़ी फार्मा कंपनियों को छोड़कर ज़्यादातर दवा कंपनियां डिजिटल परिवर्तन से बाहर हैं। डिजिटल परिवर्तन के लिए कंपनियों को क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू करने
के लिए आईटी में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में निवेश करने से उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। स्टॉक